अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद माई चैनल अब्रिश नॉलेज विस्टा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेल की आउटर कवरिंग से लेके इनर तक जो है वो आ रहे हैं। तो अब हम ऑर्गेनेली स्टार्ट कर चुके हैं। ऑर्गेनेली में फर्स्ट ऑर्गेनेली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं आज के इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रेजेंट हैं। अगर हम वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर देखें तो इसकी जो आउटर ये कवरिंग है इसको जो है हम ग्रेन्यूल लाइक बोलते हैं, यानी दानेदार जो है वो हमें ये नज़र आती है सेल के अंदर। यहाँ रॉड लाइक नज़र आती है या फिलामेंट की तरह हमें ये नज़र आती है। और इसकी इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं ये इनफोल्डिंग बनी हुई है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसकी शेपिंग के बिहाफ पे हमने इसको क्या बोल दिया, ये थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल होता है। डिस्कवरी की तरफ हम चलते हैं कि इसको फर्स्ट सीन या फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था। कैलिकर एक साइंटिस्ट था जिसने 1850 में इसको सेल के अंदर फर्स्ट जो है वो देखा था। इसकी अपीयरेंस किस तरह की है, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो सबसे जो बैरूनी वॉल होती है इसकी डबल होती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं तो उन्हीं के अंदर जो है इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप चेक करें तो अंडर माइक्रोस्कोप ये हमें वेजिकल शेप में नज़र आएगा, यानी एक थैलीनुमा या दानेदार शक्ल में नज़र आएगा। रॉड लाइक भी नज़र आ सकता है या फिलामेंट की शक्ल में भी हमें ये नज़र आ सकता है माइक्रोस्कोप में। इसका नंबर, साइज़ या शेप जो होता है ये तीन चीज़ें वेरी करती हैं सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो मसल सेल्स जो होते हैं जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली जब मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद या नंबर भी उनके अंदर ज़्यादा होंगे और साइज़ भी उस हवाले से बड़ा होगा। और अगर हम बात करें आई सेल्स की, तो आई सेल्स जो कि रेस्ट सेल्स होते हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होती है बनिस्बत मसल सेल्स में। तो इट्स मीन कि कोई भी सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके बिहाव पर उसका नंबर, साइज़ और शेप वेरी करता है। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये बैरूनी जो है वो हमें डबल मेम्ब्रेन कवरिंग नज़र आती है। सबसे जो बैरूनी वाली कवर होती है वो आउटर मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। तो ये स्मूथ इन नेचर होती है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ होती है, कोई भी इसके अंदर इनफोल्डिंग नहीं होता। उसके बाद अगर हम इनर मेम्ब्रेन देखें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जगह जगह इनफोल्ड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से हम इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं जगह जगह पे, ये सारे के सारे इन ग्रूव्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये नेम है, क्रिस्टी। उसके बाद जो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो हिस्सा है, यानी इस इनफोल्डिंग से पहले वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान की ये स्पेस होती है। ठीक है, इसको हम आउटर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये इनफोल्डिंग से पहले वाला हिस्सा होता है। इसके अलावा अंदर वाला ये दानेदार आपको नज़र आ रहा है हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स को हम इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन्स यानी इनफोल्डिंग के अंदर वाला हिस्सा, इनफोल्डिंग के बाहर वाला हिस्सा आउटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाएगी, जबकि इनफोल्डिंग के अंदर वाला हिस्सा इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स के बाद अगर हम देखें तो ये इन फोल्डिंग्स के ऊपर आपको ये ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली डॉट्स जो हैं हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो इन राइबोसोम्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी प्रोटीन्स जो है खुद बना सकता है राइबोसोम्स की वजह से। यहाँ पर ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि राइबोसोम जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं वो 80S होते हैं, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जबकि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के वो 70S होते हैं। ये सारे आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर नज़र आ रहा है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। तो इस डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी होती है कि वो जनरेट कर लेता है एटीपी को और एनर्जी जनरेट कर लेता है। तो ये था ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। अब हम इसकी कंपोजिशन और फंक्शन को चेक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के हम साइज़ को देखते हैं। साइज़ जो है इसका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। मीन टू से इसकी विड्थ जो होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होती है और लेंथ इसकी 7 माइक्रोमीटर होती है। कंपोजिशन हम देखते हैं। कंपोजिशन के अंदर डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लिपिड प्रेजेंट होता है, अदर देन डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आरएनए प्रेजेंट होता है, बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस।
डीएनए की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, क्योंकि डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को ट्रांसक्राइब कर लेता है और फिर ट्रांसलेशन कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो इस वजह से ये अपने जैसी बहुत सी कॉपीज़ बना लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो इसलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम फंक्शन को देखते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले इसका फंक्शन है साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम इंजेस्ट करते हैं, वो फूड पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उस ब्रेक डाउन के नतीजे में ग्लूकोज बनता है। तो वो ग्लूकोज जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इट्स मीन सेल का जो बेसिक जो है फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके अलावा सेकंड अगर हम देखें तो ये कन्वर्ट करता है एडीपी को इनटू एटीपी में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी प्रेजेंट होते हैं। तो एडीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया इन एडीपीज़ को लेता है और एडीपीज़ के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच करके इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सेल की मोस्ट एनर्जी करेंसी कहलाती है। यानी कि सेल के अंदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो यूटिलाइज होती है। थर्ड इसका फंक्शन ये है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब हम मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है लेटेस्ट फॉर्म है किसकी, बैक्टीरिया की लेटेस्ट फॉर्म है। क्योंकि एक हाइपोथेसिस था जिसे हम सिम्बियोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये था कि तमाम यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हो गए हैं। तो ये जो एक बैक्टीरिया था उसने इंजेस्ट किया दूसरे बैक्टीरिया को, और उस इंजेक्शन के बाद उसने उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि स्टेबलाइज हो गया उसके साथ। तो उसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसलिए ये एक इसका फैक्ट है। इसका सेकंड फैक्ट ये है कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स के साइटोप्लाज्म से रिमूव कर लें, इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर जब ग्रो करें तो आर्टिफिशियल मीडियम में ये ग्रो कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जिस भी सेल के पास डीएनए प्रेजेंट होगा वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट खुद ही कर लेगा। इसके अलावा थर्ड जो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वी टेक इट फ्रॉम मदर सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वो वाहिद सेल होते हैं जो कि हमें अपनी मदर की तरफ से इनहेरिट होते हैं। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन के दौरान, स्पर्म के हेड के अंदर जो है जो कि फर्टिलाइज करता है एग के साथ, तो उसके हेड में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, जबकि एग्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियाई यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो इट्स मीन कि स्पर्म ने जैसे ही फर्टिलाइज कर दिया एग को, तो बेसिक जो माइटोकॉन्ड्रिया डिलीवर होते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी तक, वो ड्यू टू मदर सेल होते हैं। तो ये तीन इसके मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। होप्स हो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो फर्दर जो है वो टॉपिक्स के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि लेटेस्ट टॉपिक की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। टिल देन विद अनदर टॉपिक, अल्लाह हाफिज़।